आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, अभी हाल ही में 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उस फैसले से समाज में एक बड़ा आंदोलन का एक माहौल बना हुआ है और पूरी इस केस को पूरी मीडिया और तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं। आजकल इसको ये बड़े मुद्दा बना रखा है समाज में। और आज हमारे साथ इसी विषय को लेकर बातचीत करेंगे हाई कोर्ट के एडवोकेट रविंद्र कुमार सर, और जो सामाजिक कार्यकर्ता है और बड़ी एक्टिविटी समाज में करते रहते हैं और कई संगठनों में, बड़े संगठनों में अपनी भूमिका अदा करते हैं, आज हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है एमएनटी न्यूज़ में। मैं रविंद्र कुमार एडवोकेट अपने एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क देखने वाले सभी श्रोताओं को जय भीम, जय मूल निवासी। जो अभी आपने क्वेश्चन उठाया है कि जो जजमेंट आई है वो स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस देविंदर सिंह एंड अदर्स, जिसका सिविल अपील नंबर है 23/17/2011। तो जो जजमेंट में बेसिक क्वेश्चन उठाया गया है कि SC ST का सब क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए। सब क्लासिफिकेशन पर जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्या वो पहला क्वेश्चन ये है कि जो सब क्लासिफिकेशन किया गया है, क्या कोर्ट ने मॉनेटरी रिसोर्स के आधार पे उसमें बनाया है या सोशल बैकग्राउंड को बनाया है, या फिर क्रीमी लेयर जो है, क्रीमी लेयर किस आधार पे करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सोसाइटी के अंदर आज भी व्याप्त है। तो जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है बहुत ही खतरनाक स्तर पर इंडिया में है। तो इन क्वेश्चंस को जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर तरीके से हेल्ड अप नहीं किया है, इवन देन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने आर्टिकल 15(1), 15(4), 16(1) एंड 2 का वायलेशन किया है। क्योंकि आर्टिकल 15(1) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को कास्ट के आधार पे, रेस के आधार पे, रिलीजन के आधार पे और सेक्स के आधार पे। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसका सब क्लासिफिकेशन कैसे होगा। सब क्लासिफिकेशन में जो भी जाएगा, जो कास्ट है, सपोज करो एक चार्टअप कम्युनिटी है, उसके अंदर कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, ये क्वेश्चन उठेगा। तो सब क्लासिफिकेशन उस चार्टअप कम्युनिटी का कैसे करेंगे, ये नहीं कर पाएंगे। ऐसे वाल्मीकि समुदाय है, उसमें भी जो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, क्या उनकी जाति में क्लासिफिकेशन करेंगे या सबकास्ट बनाएंगे ये लोग। अगर सबकास्ट बनाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी जुडिशरी है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि जुडिशरी को राइट ही नहीं है सब क्लासिफिकेशन का। अगर इसमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट आर्टिकल 341(1) और 341(2) के तहत कोई कदम उठाते तो वो वैधानिक कदम हो सकता था। लेकिन जजमेंट में जो कदम उठाया गया वो बहुत ही गलत तरीके से उठाया गया है, क्योंकि आर्टिकल 342 और 342(a) जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, उनका कैसे क्लासिफिकेशन ये करेंगे। तो ये गलत तरीके से जो व्याख्या कर रहे हैं वो वायलेशन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पावर ही नहीं है। पावर नहीं है तो आप कैसे क्लासिफिकेशन करने की परमिशन दे सकते हैं। हाँ, अगर ये एडवाइस देते गवर्नमेंट को, एडवाइस चल सकती थी, परमिशन कैसे दे सकते हैं, परमिशन का देने का इनका राइट ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने जब से ये जजमेंट दी है, आपने देखा होगा शेड्यूल कास्ट कमेटी के अंदर जो वाल्मीकि कम्युनिटी आती है वो फेवर में खड़ी हुई है इस जजमेंट की, बाकी कम्युनिटी अलग खड़ी हुई हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर जो व्याप्त हुआ है ये मुद्दा, वे सोची समझी रणनीति के तहत एक ब्राह्मणिकल जो सिस्टम चला आ रहा है आज़ाद भारत से लेकर उससे पहले 5000 सालों से चला आ रहा है, तो वही इन्होंने अपना क्राइटेरिया निर्धारित किया, उसी के आधार पे ये जजमेंट आई है। अब लोगों का कहना ये है, अभी एक महाशय थे तो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जो मिस्टर RS गवई हैं वो बाबा साहब से भी आगे निकल गए हैं।
तो इनकी जो मेंटलिटी है वो किस तरीके से कि एक आरएसएस ने एक शेड्यूल कास्ट का जस्टिस फ्रेम किया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि 2011 से मुद्दा चला आया और उस मुद्दे को उठा के बाकी सब तो जज ब्राह्मण है, एक शेड्यूल कास्ट का है, तो उस शेड्यूल कास्ट के मेंबर के बेस पे इनकी मेंटलिटी ये थी कि क्रिटिसाइज जजमेंट की नहीं करेगा। लेकिन जो जज आया उसने टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चला गया, तो वो बाबा साहब का फॉलोअर कैसे हो सकता है? मैं ऐसे को बाबा साहब का फॉलोअर नहीं मान सकता कि वो मेरी व्यक्तिगत राय भी है और समाज भी इस चीज़ को नहीं मानेगा। अब उनके फादर जो थे वो जो दलित पैंथर्स चलाते थे, उन्होंने बाबा साहब का इतना समर्थन किया और साथ दिया, लेकिन उनके बेटे ने आके सारे मूवमेंट का या उनके कॉन्स्टिट्यूशन को धज्जियाँ उड़ाकर रख दी। तो एक जो सबर्ड क्लास है वो चाहती ही है कि हमारे समाज से निकाल के उसी को हमारे सामने खड़ा कर दें, ताकि ये बैरियल तरीके से कह सकें कि भाई तुम्हारे समाज का भी आदमी इसमें शामिल है, वो ये बात कह रहा है। लेकिन बेला त्रिवेदी ने जो जजमेंट दी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हक में दी है। तो बेला त्रिवेदी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन के हक में जजमेंट दी है, उनकी भी मैंसीरिया अलग है, क्योंकि उनका एक प्रेमिनिकल जो सिस्टम होता है वो इस तरीके से काम करता है कि ब्राह्मण कल को ये ना कह दे उसकी कम्युनिटी कि हमारी एक जज ने तो फेवर किया कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये इनकी मैंसीरिया जो है हमेशा, लेकिन बहुमत जाता है 5 का एक तरफ, एक का जाता है एक तरफ। जब इतना हो रहा है तो इससे साफ जाहिर होता है कि ब्राह्मणिकल सिस्टम काम कर रहा है और अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आर्टिकल 366 24 में, सब सेक्शन 24 में देख लें जाके, वहाँ भी क्लासिफिकेशन का कहीं राइट नहीं है। जब प्रोहिबिट ही करता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जजमेंट कैसे काम कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कुछ जातियों को आरक्षण मिल रहा है, कुछ जातियों को नहीं मिल रहा है। तो जिन जातियों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो जैसे कि बैकलॉग पूरा खाली पड़ा है, तो जिनको नहीं मिल रहा है तो उनको बैकलॉग में भी तो भर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को पीछे ले जाने का काम किया है, कभी आगे ले जाने का काम नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि सरकार ने जब से देश आज़ाद हुआ अब तक बैकलॉग नहीं भरा गया, कभी भरने की डायरेक्शन पास की इन्होंने, कभी नहीं की। सिर्फ क्या करते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को एक डेमोरलाइज करने के लिए ऐसी जजमेंट दे सकते हैं, कभी तो उनका प्रमोशन से डिमोशन करवा देते हैं, और कभी कभी शेड्यूल कास्ट की जातियों के लोगों पे से ही केस फाइल करवा के अपर कास्ट के लोग उन जजमेंट को अपने फेवर में पास करवाते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, मैं उनकी ईमानदारी पे पूरी तरीके से शक करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से डी.वाई. चंद्रचूड़, मिस्टर जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस सतीश चंद्रा साहब ने और बेला त्रिवेदी ने जो सेपरेट जजमेंट दी है, और इन्होंने एक जजमेंट जो पुरानी थी जिसके आधार, जो सुप्रीम कोर्ट का आधार था, ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, उसको ओवररूल कर दिया और सब क्लासिफिकेशन की परमिशन दे दी। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में सब क्लासिफिकेशन को डिफाइन ही नहीं किया गया है। जब डिफाइन नहीं किया गया तो कैसे परमिशन स्टेट को दे सकते हैं? इन्होंने परमिशन स्टेट को दी है, ना कि सेंट्रल को। तो ये भी रीजन इनका रहा है। अब इनका जजमेंट का आधार क्या बना रिजर्वेशन ऑफ के, इन्होंने जो किया है, अब इन्होंने कहता है इन टर्म्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन। अगर मेजॉरिटी ओपिनियन थी, आपकी पहले की जजमेंट 5 जजेस की थी, ये 7 जजेस की है, तो आप 9 जजेस को रेफर करते, या 9 जज, अगर जजेस की ओपिनियन अलग होती तो वो 11 जजेस को देते, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजते। लार्जर बेंच का ऑप्शन मौजूद था, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इतनी जल्दी में फैसला कैसे लिया? तो इससे उनकी मंशा पर सवाल उठता है कि उन्होंने जानबूझकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को की जातियों को बांटने के लिए इस तरीके की कार्य किए हैं। आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर तो 7 जाति हैं, उनमें गवर्नमेंट ने बांटने का काम किया, क्योंकि हम लोगों को 7,643 जातियों में जो बांटा हुआ है इन्होंने, अब इन जातियों को और जातियों में बांटने का जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रास्ता गवर्नमेंट को मिला है,
तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन जातियों के आधार पर बढ़ेगा, आपसी संघर्ष बढ़ेगा। ये कभी नहीं चाहते कि हमारा समाज एक सूत्र में आए, और बाबा साहब की जो बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसके आधार पे समाज कास्टलेस सोसाइटी बने। अगर सुप्रीम कोर्ट इतना ही चाहता था इस कम्युनिटी को, तो कास्टलेस सोसाइटी की बात करता, कैटेगरी निर्धारित करता कि अमीर गरीब की कैटेगरी बनाता। उस पर कभी काम नहीं करता सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमेशा डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। तो ऐसी जजमेंट को मैं मानता हूँ कि हर प्रकार से जो संसद को राइट है कि इस जजमेंट के आधार पर विधेयक लाया जाए, इस जजमेंट को खत्म किया जाए। सर, क्या इस फैसले से कहीं SC/ST आरक्षण के ऊपर तो निशाना नहीं साध रही है सुप्रीम कोर्ट? पहली बात, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं मोस्टली आपने देखा होगा, जो भी जस्टिस है वो सीधा पार्लियामेंट में जाता है, कोई राज्यसभा का सदस्य बनता है, कोई मिनिस्टर बनता है, कोई कुछ बनता है। तो इनकी मंशा पे तो जग जाहिर है। पिछले अभी जो भी चीफ जस्टिस CJI गए, वो संसद में गए, तो कहीं ना कहीं तो इसमें इनको शक की निगाह से देखा जाना चाहिए। इवन देन मेरी ओपिनियन ये है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जजेस हो, उनको बैन लगा देना चाहिए कि वो कभी भी राज्यसभा और लोकसभा में न जाएं, ना इसी विधानसभाओं में इनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि ये लोग काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा, एक जस्टिस और हाई कोर्ट के जस्टिस थे, वो सीधा विधानसभा में गए हैं। तो ये लोग कभी निष्पक्ष काम ही नहीं कर सकते, जो लालच में पड़े रहते हैं। और जबकि हमारे रिजर्वेशन को भरने के लिए, बैकलॉग भरने के लिए आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस नहीं दी, ना ही लोकसभा और राज्यसभा ने कभी ऐसे विधेयक पास किए कि बैकलॉग को भरा जाए। तो ये हमारे समाज में, समाज को चाहते ही नहीं है इंटरनल। पहले देखा होगा, अंग्रेज गोरे लोग चले गए, देश आज़ाद कर गए। अब रेड इंडियन और ब्लैक इंडियन का सिस्टम बना हुआ है, जैसे अमेरिका में बना हुआ। उसी तरीके से हम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते रहते हैं, और हमारे में ही बीच में आपस में बांट देते हैं, जिससे हमारा, आप सोशल मीडिया पे भी या जर्नलिस्ट भी कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नहीं तुम एक वर्ग को। मैं कहता हूँ, जो लोग बाबा साहब कहते हैं, हम बाबा साहब को फॉलो करते हैं। अगर बाबा साहब को फॉलो करते हो तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के आधार पे कास्टलेस सोसाइटी की बात करो ना आप, फिर एजुकेशन की बात करो। जब आप एजुकेशन में होंगे तो अपने आप सीधे निकल के बाहर आएंगे। तो आपको रोका किसने पढ़ने के लिए? जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, चमार कम्युनिटी को या जाटक कम्युनिटी को ज़्यादा मिल गया, अब ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। सिर्फ ये डिस्क्रिमिनेशन वो लोग करते हैं जो ब्राह्मणिकल माइंड रखते हैं, जो कांग्रेस या बीजेपी से लिंक रखते हैं, इसलिए ऐसे काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार आपस में दोनों भाइयों को लड़ाना चाहती है सर। हाँ, ये बात फैक्ट है कि सरकार ने कभी चाहा नहीं है कि ये समाज कभी एकत्रित एक छत्र के नीचे आए। अभी दिख रहा था कोई, क्योंकि हमारे बड़े संगठन आपस में मिलजुल कर काम करे, कोई जैसे मूल निवासी संघ, बाम से बड़े जैसे संगठन एक विचारधारा के साथ जुड़कर जाति को खत्म करने का काम कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव समाज में असर हो रहा था, उससे समाज बदल रहा था, एक दिशा की ओर जा रहा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले सुना देती है, ये एक्चुअली में चाल क्यों चली गई? आपने देखा होगा, अभी बीच में सोशल मीडिया पे कुछ आया था कि RSS ने बुक्स लिखी हैं कास्ट पे, चमार जाति पे अलग लिखी हैं, जाटव जाति पे अलग लिखी हैं, और कम्युनिटी पे जातियों पे लिखी हुई हैं। तो इनका बेस ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है वहीं से काम करता है, चाहे ये CJI हो, कोई भी हो, ये कभी भी उस विचारधारा से बाहर नहीं आना चाहते। CJI साहब या जितने भी जस्टिस हैं, जिनके आगे मिश्रा लगा, किसी के नाम गवई लगा हुआ, किसी मित्तल लगा हुआ, किसी के नाथ लगा हुआ, किसी के शर्मा लगा हुआ, पहले अपना टाइटल तो हटा दें, तब ये सोसाइटी को सही निर्णय दे पाएंगे। ये कास्ट को लेके खुद ही अपने कास्ट में घिरे रहते हैं, तो दूसरे लोगों का भला कैसे कर सकते हैं? अभी जो भी जजमेंट आई है, मेरे हिसाब से तो इनका टारगेट जो है बहुजन मूवमेंट है, जिसको ये बिल्कुल अम्बेडकरी और फुले विचारधारा को ध्वस्त करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं कि देश के अंदर कास्टलेस सोसाइटी हो और फुले अम्बेडकर विचारधारा को हमेशा आगे बढ़ाया जाए, ताकि देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भला हो सके। जबकि हम लोग कभी नहीं चाहते कि जनरल कैटेगरी पर अटैक किया जाए, लेकिन जनरल कैटेगरी के जो अपर क्लास है वो हमेशा ही हमारे SC/ST इवन देन OBC वर्ग पर भी हावी रहती है, उनको आपस में लड़ा देती है। आपने देखा, कभी भी आरक्षण के मुद्दे चले, मुकदमे दर्ज किए, उन लोगों को जेलों में डाला। और जनरल कास्ट के साथ क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि वो अपर क्लास में बैठे हुए हैं, हर जगह
संस्थाओं में बैठे हुए हैं और सारा कवर कर रहे हैं। अभी बता रहे हैं 400 सेक्रेटरी करीब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए गए, उसमें एक भी एससी एसटी नहीं है, इवन देन ओबीसी का नहीं है। तो ब्राह्मणिकल सिस्टम तो इनका पूरा काम कर रहा है। क्रीम लेयर के पीछे लगाने के पीछे क्या मकसद है इनका? क्रीमी लेयर लगाने का सिस्टम ये है कि जो एससी एसटी का समाज है, उनके समाज के बीच में ही ऐसी भावनाएं डाल दो कि आपस में प्रतिस्पर्धा में ही बर्बाद हो जाएं, ये लोग कभी एक ना हो सकें और इसके वोट बैंक का आधार बने बीजेपी और कांग्रेस का, जो अभी पिछले चुनाव में हुआ है। तो ये सब चुनावी हथकंडे हैं और ये जजों के माध्यम से, जुडिशरी के माध्यम से इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। क्योंकि ये सारे जुडिशियल ऑफिसर मैंने देखे, सारे राज्यसभा में, लोकसभा में जा रहे हैं, तो इनकी मंशा पे क्वेश्चन उठना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो आर्टिकल 341(1) और 341(2), 342 और 342(a) का भी उल्लंघन है। तो ऐसी जजमेंट का कोई आधार नहीं है। ऐसी जजमेंट को अगर ये बीजेपी वाले चाहते हैं या कांग्रेस वाले चाहते हैं तो उस पर विधेयक लाएं, इस जजमेंट को ख़त्म करें। अभी बीजेपी ने या कांग्रेस ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो जो लोग कर रहे हैं उनको तक नहीं ये कुछ कहने को तैयार हैं। मैं एससी एसटी और इवन देन ओबीसी लोगों से भी अपील करूंगा कि देश के अंदर इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और शांति को बनाए रखें, ताकि सरकार को पता लगे कि हम राइट्स और ड्यूटीज़ के प्रति कितने जागरूक हैं और हमारे हक अधिकार हर कीमत पे मिलने चाहिए। हमें आपस में लड़ा के ये सरकारें सिर्फ वोट की राजनीति कर रही हैं और उसमें जुडिशियल सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि ये अपने ही राजनीतिक लोगों से पिटीशन फाइल करवा के उसका बेनिफिट उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट को राइट ही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है कि एससी एसटी फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्वेशन इज परमिसिबल, वर्ड बोला है इन्होंने। परमिसेबल कैसे हो सकता है जब इनको राइट ही नहीं है 341(1), 341(2) या 342 में, जब इनको राइट नहीं है। हाँ, अगर ये ऐसा फैसला देते कि एडवाइस देते सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो कुछ उसका समाधान की तरफ जाते, लेकिन ये परमिशन तो दे ही नहीं सकते। क्या ये कस्टोडियन है? ये संरक्षक हैं संविधान के। संविधान की आलोचना तो सुप्रीम कोर्ट कैसे करेगी? वो तो जो भी अमेंडमेंट आएंगे वो पार्लियामेंट के माध्यम से आएंगे। सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से राइट मिल गया? सुप्रीम कोर्ट को बल्कि पार्लियामेंट से रक्षा का अधिकार है। वो रक्षा तो कभी करते नहीं है। आज तक कोई भी अमेंडमेंट गलत तरीके से हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट कभी क्वेश्चन नहीं उठाती, क्योंकि ब्राह्मणिकल सिस्टम चाहता ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने आज तक एजुकेशन पे पॉलिसी के बारे में कोई डायरेक्ट कोई जजमेंट दी हो, एससी एसटी की एम्प्लॉयमेंट के बारे में जजमेंट दी हो, इवन देन इन्होंने डिमोशन करने की जजमेंट दी हुई हैं, हमेशा उनके राइट्स को छीन लेते हैं, तो इनकी मंशा पे तो कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में ये जजमेंट है और इस जजमेंट को हर कीमत पर पार्लियामेंट के माध्यम से साइड असाइड किया जाना चाहिए और ये ज़रूरी भी है। अगर ये सरकारें ऐसा नहीं करती हैं, बीजेपी की सरकार या विपक्ष जो आज मजबूत स्थिति में बैठा है, तो साफ मंशा इनकी जाहिर होती है कि ये हम लोगों का कभी भला नहीं चाहते। डिवाइड एंड रूल के अनुसार जैसे अंग्रेज शासन करते थे, वैसे ये हम तो इनको रेड इंडियन कहेंगे जो हम पे शासन कर रहे हैं, क्योंकि आज भी हमारे समाज को मानसिक रूप से गुलाम बनाए हुए हैं। कब हमारा एक आदमी जनरल कास्ट के मोहल्ले में जाके वो कह के तो देखे, उसको देखो क्या हाल करते हैं। कभी घोड़ी से उतार देते हैं, कभी हत्याएँ कर देते हैं, कि बलात्कार जैसी हमारे समाज के अंदर घटनाएँ हो रही हैं और जनरल कास्ट के द्वारा की जा रही है। तो ये बहुत ही निंदनीय है और देश के अंदर जानते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने कभी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। अगर कोई हम लोग आप तो एक घटना से ले लो, हमारा शेड्यूल SC ST एट्रोसिटीज एक्ट है, कब आज तक इम्प्लीमेंट हुआ? उसमें कहीं ये प्रोविज़न नहीं है कि 2 जनरल कास्ट के विटनेसेस चाहिए, लेकिन जो भी इन्वेस्टिगेशन आएगी कि जनरल कास्ट के दे दो। भाई जनरल कास्ट का अपने आदमी के प्रति क्यों गवाही देगा भाई? ये तो नाइंसाफ़ी सरेआम कानून में दिखाई देती है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे केस को? लीगल सेल क्या करने वाली है आगे इसमें, पीपल लीगल सेल? जो पीपल्स लीगल सेल जो वर्क कर रही है, उस जजमेंट का प्रॉपर तरीके से अध्ययन करके जो हमारी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया है,
तो इसमें कोशिश करेंगे कि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाए कि आपने जो राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, उसको ना निभा के आपने एक ओवर पावर्ड वर्ड का यूज किया है। तो ये बहुत ही इलीगल और अनलॉफुल जजमेंट है, जिस पे विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि अभी डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने ईडब्ल्यूएस कोटे की जजमेंट को जो सीधा सीधा इम्प्लीमेंट किया था, तो इनकी ये कॉन्स्टिट्यूशनली काम नहीं कर रहे हैं। जैसे सरकार मनुस्मृति का सहारा लेके कुछ ना कुछ गलत काम करती जा रही है, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुतायत में वही जजेज हैं, उसी मानसिकता के लोग हैं। तो इन पे तो इलीगल जजमेंट है, ऐसी जजमेंट को कभी माना नहीं जा सकता। अभी नहीं होगा तो आगे चल के फिर देखेंगे कि आंदोलन होगा तब करेंगे, तब भी नहीं करेंगे तो देखते हैं क्या उसका ऑप्शन आता है। पार्लियामेंट तो हमारा लास्ट ऑप्शन है। जो लीगल सेल हमारी काम कर रही है वो अपने तरीके से इस जजमेंट का अध्ययन करके जो पिटीशन फाइल करेगी। लेकिन जो हमारे समाज के भ्रमित लोग हैं, उसमें से कुछ लोग हैं जो इस जजमेंट का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से अपना बेनिफिट देख रहे हैं कास्ट विशेष का। हमें कास्ट विशेष के बेनिफिट्स से कोई लेना देना नहीं है। हमारी एससी एसटी कम्युनिटी का भला कैसे होगा उस बारे में हमें सोचना है। अगर वो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब को मानते हो, अगर तुम बाबा साहब को मानते हो तो पूरी कम्युनिटी के भले के बारे में सोचिए ना। बिल्कुल सही बात। क्यों आप नहीं सोचते? क्या जाटव कम्युनिटी ने या चमार कम्युनिटी ने कभी वाल्मीकि समाज को अलग किया? कभी नहीं किया। हमने व्यक्तिगत तौर पे भी नहीं किया और हमारे संगठन ने सामाजिक तौर से हमेशा गले लगाया है और आगे बैठा के लाए हैं। इवन देन इस कम्युनिटी को, बाबा साहब के नाम को जो आगे लाए हैं, मानवर दीना भाना साहब थे। उन्होंने वाम से संगठन की कैसे कैसे स्थापना की, कैसे उन्होंने बाबा साहब के नाम को ऊपर लाए। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग, जो चंद लोग जो इस जजमेंट का फेवर कर रहे हैं और बाकी समाज का विरोध कर रहे हैं, तो बाबा साहब की आइडियोलॉजी से भटके हुए लोग हैं, या वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं जो नहीं चाहते कि बहुजन संगठन कास्ट सोसाइटी की बात करता हुए आगे बढ़े। क्योंकि बीजेपी और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही कास्टिज्म में विश्वास करती है। तो ऐसे लोगों से उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अपने सोसाइटी के उन लोगों से, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे एसटी के लोग हों या ओबीसी के लोग हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि 52% आप हैं, 15% हम लोग हैं, 6% के करीब वो ऐसे लोग हैं जैसे धर्म परिवर्तित लोग हैं। सारे एक सूत्र में बंधकर कम से कम अपने राइट्स एंड ड्यूटीज के प्रति इतने तो जागरूक हों जो अपने अधिकार को प्राप्त कर सकें। अगर इससे अच्छा होगा कि आप सत्ता की ओर बढ़ें, जो हमारे संविधान के मार्फत से हम सारे ताले खोल सकते हैं, उस ताले को हमेशा ये समाज बंद किए रहता है। थोड़े से बेनिफिट्स में आके इधर उधर हो जाते हैं, जिससे आज सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से हम लोगों पर हावी हो रहा। तो मानसिकता इनकी वही रहेगी, क्योंकि अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मणों में नैतिक गुण नहीं होता, वो हमेशा ही फेवरेबल वर्क करते हैं। तो वही कर रहे हैं कि हमारे समाज के अगेंस्ट काम करते जा रहे हैं, अपनी सोसाइटी की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि वो हमेशा रूलिंग सिस्टम में रहना चाहते हैं इंडिया के अंदर। क्योंकि उनकी आबादी 3 या 3.5% पे है, फिर भी रूलिंग सिस्टम में वो आगे है। तो कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, उच्च पदों का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से सिस्टम को ढाले हुए हैं। और संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं, उन अधिकारों की हमेशा ही अवहेलना की गई है। कभी भी संविधान को संपूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। इस चीज़ को हमारे एससी एसटी और ओबीसी कम्युनिटी को समझना होगा, तभी हमारा भला होगा। अगर व्यक्तिगत लाभ में पड़े रहेंगे तो कभी हमारे समाज का भला होने वाला नहीं। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। और साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी इस सब्जेक्ट पर या इस विषय पर आपके सुझाव है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। हम आगे भी सर से इस विषय पर बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय भीम, जय मुनिवाद। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।